कॉम्पोनेंट्स की वैल्यू बता देते हैं, आप देख लो आपको क्या पूछना। चलो, बेनिफिट्स ऑफ ईआरएम। पहला बेनिफिट है अलाइन रिस्क एपेटाइट एंड स्ट्रैटेजी। अलाइन मतलब कनेक्ट करना, रिस्क एपेटाइट रिस्क हैंडलिंग कैपेबिलिटी और स्ट्रैटेजी जो है वो कनेक्टेड होनी चाहिए। आप पहले देखो मेरी इतनी हैंडलिंग कैपेबिलिटी है, फिर उसके अकॉर्डिंग ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप चूज करो। लिंक ग्रोथ रिस्क एंड रिटर्न। आप देखो कि मुझे अगर मेरे को इतना ग्रो करना है, अगर मुझे सीए बनना है, तो मैं ये सारे रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ और फिर मुझे इतने रिटर्न्स मिल सकते हैं, मिलेंगे, ये सब अपन देख सकते हैं। इनहैंस रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन। आप अपने रिस्क आ गया उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, आप उसको अवॉइड कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हो। मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेस एंड लॉसेस। ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशनल सरप्राइजेस क्या था, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अगर कुछ नेगेटिव होने वाला है तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार हैं। तो यहाँ पे इवेंट्स को देखो और उसमें क्या रिस्क है, उसको कैसे रिस्पॉन्स करना, अगर आप ये पहले से ही सब देख के रख लोगे, सरप्राइज का होने वाला इम्पैक्ट आप कम कर दोगे, उसकी लगने वाली जो कॉस्ट है और लॉसेस है वो आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे। नेक्स्ट क्या था बच्चों, आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क। ये दोनों पॉइंट सेम से है। आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर सेल्स डिपार्टमेंट पे कोई रिस्क आया तो इंडिविजुअल इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस आपको इंटर रिलेटेड इम्पैक्ट, तो आप क्या दोगे, तो आप इंटर रिलेटेड इम्पैक्ट भी देखेंगे, सिर्फ इंडिविजुअल इम्पैक्ट नहीं देखेंगे। प्रोवाइड इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू मल्टीपल रिस्क। आपके पास इतने सारे रिस्क है, उन सबके लिए कॉमन इंटीग्रेटेड सोल्यूशन भी होना चाहिए कि अगर ऐसा करेंगे तो सारे रिस्क को अपन मैनेज कर सकते हैं। सीज अपॉर्चुनिटीज। सीज अपॉर्चुनिटीज में अपन एग्जांपल लिया था अमेजॉन फ्लिपकार्ट का, जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ठीक, क्योंकि अमेजॉन के पास ईआरएम है, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है, पहले से तैयार है उस चीजों के लिए। और फ्लिपकार्ट के पास ईआरएम नहीं है तो वो पहले से तैयार नहीं है, तो उसको उसका नुकसान मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटीजों से हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रैब कर लेना चाहिए। रैशनलाइज कैपिटल मतलब ईआरएम जो है वो रोबस्ट इंफॉर्मेशन देगा, बहुत क्लियरली बताएगा कि कहाँ पे कितना रिस्क आने वाला है, कहाँ पे कौन सा सेक्टर पे कितना रिस्क आएगा, तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि आपको कहाँ और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कहाँ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कितनी कैपिटल और चाहिए होगी, कहाँ से पैसा निकाल लेंगे, ये सब आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। तो आप अपना पैसा वही यूटिलाइज करेंगे जहां उसकी एक्चुअल में जरूरत, कहते हैं रैशनलाइज, सोच समझ कर कैपिटल का यूज में। क्लियर है बेनिफिट्स। एग्जाम्पल सब अच्छे, सब एग्जाम्पल्स समझने है कुछ। चलो नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल्स। कल सुनूंगी मैं ईआरएम, आज नहीं सुन रही, आज बच्चे का ईआरएम सुनूंगी कल। तो अलग है, रिस्क पढ़ लिए ना पहले, ईआरएम के रिस्क कौन से थे, बिजनेस रिस्क एंड टेक्नोलॉजी रिस्क पढ़े थे, कुछ याद है, इसी के ऊपर अपन कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं, उसके कंट्रोल। ईआरएम अपने आप में सेपरेट टेक्नोलॉजी है, पर ईआरएम और कंट्रोल्स है वो कनेक्टेड है, सेम। कंट्रोल्स, कंट्रोल्स क्या होता है, ये डेफिनेशन हर चैप्टर में अपन पढ़ते आ रहे हैं। कंट्रोल्स मतलब पॉलिसी, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस क्यों लगाई जाती है, ये अश्योरेंस देने के लिए कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे और कोई भी अनडिजायर्ड इवेंट आ गया तो उसे प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर लिया
जाएगा, इसीलिए आप क्या लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल्स। कंट्रोल्स लगाने के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि असेट्स बचानी है, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, गार्डिंग ऑफ असेट्स, मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी। आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे एंड रिसोर्सेज को आप एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे, इसीलिए आप क्या लगाते हैं कंट्रोल। किसी भी कंट्रोल के चार ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या क्या सबसे पहले सेकंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, थर्ड ऑब्जेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। कंट्रोल्स मतलब पॉलिसी। एग्जाम्पल दिया है बच्चे, एग्जाम्पल यहाँ नहीं भी पढ़ो तो भी चल जाएगा, पढ़ लो तो भी चल जाएगा, सेम अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। ये आपको समझाया गया है कि परचेज टू पे होता क्या, फिर कौन से कंट्रोल्स पे लगाते हैं। ये आप नहीं पढ़ो, यहाँ पे जो अपन ने वहां पढ़ा था ना मटेरियल मैनेजमेंट, क्या था मटेरियल मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा मुझे ये वाला रॉ मटेरियल, तो रिक्वेजिशन भेजेगा, वो रिक्वेजिशन को इवैल्यूएट करता था एंड सो ऑन। याद आ गया परचेज वाला शुरू। वहां नाम था उसका तो वहां उसका नाम था मटेरियल मैनेजमेंट के सात आठ स्टेप्स थे। यहाँ उसका नाम है गुड आफ्टरनून, लेट आकर भी आधे घंटे बाद मैंने लेट सुना था आज खाने के बाद। और तीसरा बना तो कौन सा है आज के लिए, आप डूबे नहीं ना, तुम्हें पता है? इतना पानी से स्विमिंग कर सको, लायक नहीं था, लायक होता तो कर लेते हैं। पढ़े अब, चलो वहां जो मैंने मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ा था सेम एकदम सेम जो है वो यहाँ पे है प्रोक्योर टू पे। अपन को बच्चों इसी तरीके से याद करना है, देखो और कुछ टिफिन गिर रहा है, बैग गिर रहा है, सेटलमेंट नहीं हो पा रहा, पानी वानी गिर रहा है, कौन से पेपर कर लो बेटा आराम से, शाम पेपर कर लो बेटा, आई कैन वेट, फिर अपन पढ़ लेंगे। पी लो भाई पी लो, फिर डिस्टर्ब हो के बीच में क्लास में, पहले पी लो। और कुछ बात कोई बात बाकी रह गई क्या, पियो बेटा पियो, आराम से पियो, पानी भरे हुए में से आए हो और पानी पी बेटा आराम से। हाँ फिर देखता है तो अपन पानी नहीं पीते क्या, क्लास में लेट आना आराम लगता है, अच्छा लगता है क्या, सबका सबका बैठे नहीं रहते क्या किस पे जो अभी शिफ्ट, और कुछ किसी का बाकी रह गया, और थैंक यू। पढ़ाने का वहां जो मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ा था सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। एक छोटा पड़ जाता है क्या,
करते हैं तब से 1 घंटे का लंच ब्रेक दिलवा देते हैं। शाम को 6 बजे तक क्लासेस रख बेटा आज मैं लेट 10-15 का पीछा पड़ा रहा और कोई महान पुरुष बाहर रह गए हो सब आगे बेटी बस रख लेते ज्यादा बेटर पढ़ लेते अपन 10 मिनट बर्बाद हो गए इनके चक्करों में थोड़ा होम में बात होता हूँ पढ़ेंगे कंट्रोल्स पढ़ेंगे कंट्रोल्स 3 तरीके के होते हैं मैनुअल ऑटोमेटेड सेमी ऑटोमेटेड सेमी का मतलब पार्शियली मैनुअल और पार्शियली ऑटोमेटेड मैनुअल मतलब सारा काम आप अपने हाथ से कर रहे हो ऑटोमेटेड मतलब सारा काम मशीन कर रही है और सेमी ऑटोमेटेड मतलब कुछ काम आप हाथ से कर रहे हो और कुछ काम आपका मशीन चेक कर यहाँ पे जो अपन को डेफिनेशन दी है तीनों की वो एग्जाम्पल के रेफरेंस में डेफिनेशन दी है कि जो एग्जाम्पल है परचेज टू पे वाला मैनुअल में आप ये सारा काम जो भी सामान आया चेक करने का सब काम अपन हाथ से चेक करेंगे ऑटोमेटेड में ये सारा काम मशीन चेक कर देगी सेमी ऑटोमेटेड में क्या सामान आया वो तो मशीन चेक करेगी और बिलिंग वो अपन मैनुअली चेक करेंगे तो पर एग्जाम में जब आपसे पूछा जाए कि 3 तरीके से कौन से कंट्रोल इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं तो आप एग्जाम्पल के रेफरेंस से नहीं बताएंगे आप नॉर्मली उसकी डेफिनेशंस बताएंगे मैनुअल का मतलब तो क्या होता है सारा काम मैनुअली चेक करना ऑटोमेटेड का काम क्या होता है सारा काम मशीन चेक करती है और सेमी ऑटोमेटेड का काम क्या होता है कुछ काम आप मैनुअली करते हो और कुछ काम आपका मशीन चेक कर दे इम्पोर्टेंस ऑफ आईटी कंट्रोल आईटी मतलब इनपुट टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल्स लगाते हैं क्या इम्पोर्टेंस है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि डिजायर्ड रिजल्ट या पर्पस जो है वो आप अचीव कर रहे हो कंट्रोल्स लगाकर आपका जो भी पर्पस है जो ऑब्जेक्टिव है वो आप अचीव कर पा रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग राइट टाइप ऑफ कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां होती हैं कि सही तरीके का सही जगह पे कंट्रोल लगाना कंट्रोल्स होते हैं वो पॉलिसी बताते हैं गुड तरीका बताते हैं कि किस तरीके से आपको काम करना है दो काम होते हैं बेसिक कंट्रोल के कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए और आप अपने रिस्क को कम कर पाए इसीलिए आप कंट्रोल्स लगाते हैं कंट्रोल्स जो है वो रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ाते हैं रिलायबिलिटी मतलब भरोसा क्योंकि कंट्रोल लगे हुए हैं तो रिस्क आने के चांसेस कम हो गए और अपन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे हैं एफिशिएंटली मतलब मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम आउटपुट को अपन अचीव कर पा रहे हैं तो कंट्रोल अपन को इन चीजों में हेल्प कर इंपॉर्टेंस आईटी कंट्रोल के क्या क्या इंपॉर्टेंस कंट्रोल्स क्या होते हैं कंट्रोल्स मतलब आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे जो भी आपका पर्पस है राइट टाइप का कंट्रोल लगाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट कंट्रोल्स पॉलिसीज बताते हैं प्रैक्टिसेस बताते हैं कि आप अगर ये फॉलो करेंगे तो आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे बेसिकली कंट्रोल लगाने के दो मेन रोल होते हैं दो पर्पस होते हैं एक तो आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे और आप अपने रिस्क को कम कर पाएंगे अप्लाइंग आईटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स दो तरीके के कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन जनरल कंट्रोल जो मैक्रो नेचर के हैं जो हर जगह लगाए जाते हैं कोई भी लेयर हो हर सिस्टम पे किसी भी तरीके का सिस्टम हो किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सब जगह पे आपके जनरल कंट्रोल एप्लीकेशन कंट्रोल जो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है एप्लीकेशन कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जनरल कंट्रोल्स आईटी जीसी पूछ रही है जीसी बात बराबर है कुछ भी अलग नहीं है जनरल कंट्रोल्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो जनरल कंट्रोल्स लगाए जाते हैं उनका जनरल कंट्रोल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल्स भी कहते हैं परवेज परवेज मतलब एवरीवेयर हर लेयर पे लगाए जाते हैं हर इंफॉर्मेशन सिस्टम पे ये कंट्रोल्स लगाए जाते हैं ये परवेसिव है हर जगह प्रेजेंट है सिस्टम का कोई भी कंपोनेंट हो कोई भी प्रोसेस हो कोई भी डेटा हो हर जगह पे ये कंट्रोल्स लगाए जाएंगे
जनरल कंट्रोल्स कौन से होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ नाम हमारे कोर्स में दिए हैं, पर सिर्फ इतने से नहीं होते जितने हमें बताए गए, इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रोल। जनरल कंट्रोल्स की मेमोरी टेक्निक एंटी थोड़ी बड़ी है, 2 लाइनों की या 3 लाइनों की, जगह देखिए। यूजर को वैल्यू देने, यूजर को वैल्यू देना और मॉनिटर करने के लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के पुराने मैनेजमेंट को एआई के पुराने मैनेजमेंट को चेंज करने की एंड न्यू एंड सेपरेट मैनेजमेंट को न्यू एंड सेपरेट मैनेजमेंट को डेवलप एंड रिकवर करने की मतलब सीआई रीड करेंगे की, सीआई को नीड है रिकवर करने की। रिकवर के बाद वाला की लिखवा रही हूँ, उसको सीआई लिखना है और ब्रैकेट में लिख लो, उसको रीड करेंगे की, हिंदी वाला की नीड है। अंडरलाइन करो, यूजर वैल्यू मॉनिटर एआई मैनेजमेंट चेंज स्टेट मैनेजमेंट डेवलप कवर आई। क्या पढ़ा अपन ने इसके में? यूजर को वैल्यू देना और मॉनिटर करने के लिए एआई के पुराने मैनेजमेंट को चेंज करना, न्यू सेपरेट मैनेजमेंट को डेवलप एंड रिकवर करने की नीड है। सबसे पहले जो आपका जनरल कंट्रोल है, दैट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आई से, एआई का आई जो है उससे हो सकता है अपना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर होनी चाहिए, ऐसा आपका जनरल कंट्रोल होना चाहिए। सिक्योरिटी पॉलिसी शुड बी अप by the senior management and encompasses all areas of the operations of organization and drives access to information across the enterprise and other। जो भी आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी उसको अप्रूव कौन करेगा? सीनियर मैनेजर, टॉप मैनेजर। पॉलिसी के अंदर सारे एरिया कवर होने चाहिए, जितने भी ऑपरेशन, जहां जहां जो भी काम होता है वो सब उस पॉलिसी के अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए। और सारे एंटरप्राइज के सारे लोग, अदर स्टेक होल्डर, सब लोग उसको एक्सेस भी करने चाहिए। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन। IT should be administered with appropriate policies, procedures, clearly defining the level of access to information and authentication। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसको प्रॉपरली एडमिनिस्टर करो, प्रॉपर ध्यान रखो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी, ध्यान एडमिनिस्टर करने के लिए प्रॉपर पॉलिसी प्रोसीजर्स होने चाहिए। एक्सेस के लिए लेवल ऑफ एक्सेस आप डिफाइन करो कि कौन किस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, कौन ऑथराइज यूजर है, कौन ऑथराइज यूजर नहीं है, ये सब चीजें यहाँ पे डिफाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है इसका जनरल कंट्रोल, दैट इज सेपरेशन ऑफ की आईटी फंक्शन। सेपरेशन ऑफ की आईटी फंक्शंस, की आईटी फंक्शंस मतलब यहाँ पे आपका सेपरेट आईटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए और सबकी की डिमार्केशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। डिमार्केशन मतलब सबकी अपनी अपनी ड्यूटी बटी हुई होनी चाहिए कि अगर आप आईटी डिपार्टमेंट में हो और आप डिजाइनर हो तो आपका ये काम, आप कोडिंग वाले हो तो ये काम, आपका टेस्टिंग वाले हो तो ये काम। तो अलग स्ट्रक्चर आईटी के लिए होना चाहिए, उन सबकी अपनी अलग अलग ड्यूटीज होनी चाहिए, अलग अलग पर्सनल की अलग अलग ड्यूटीज इन आईटी डिपार्टमेंट, ताकि कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना हो। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। एक्वायर करना मतलब खरीदना, तो उसको मैनेज करो कि सिस्टम जो खरीद रहे हो उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, उनको आप मैनेज करो।
सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर सीपीएस। सीपीएस क्या था बच्चों? कोर बैंकिंग सिस्टम। चाहे वो खुद डेवलप करो, एक्वायर करो, उसको इम्प्लीमेंट करो। तो जो भी एक्विजिशन इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली कंट्रोल होना चाहिए। खुद बनाओ, एक्वायर करो, डेवलप करो, इम्प्लीमेंट करो, कुछ भी करो, वो प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड होना चाहिए। प्रॉपर उसको एडमिनिस्टर करो, मैनेज करो। चेंज मैनेजमेंट अपन ने पढ़ा था, ये रिस्क में चेंज मैनेजमेंट कहीं पे ट्रांजिशन होना चाहिए फ्रॉम ओल्ड टू न्यू सिस्टम। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस शुड बी इम्प्लीमेंटेड ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो सके नए सिस्टम में। सारे चेंजेस इंक्लूड करो, हार्डवेयर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर, बिजनेस प्रोसेस रिलेटेड, सारे चेंजेस आप इंक्लूड यहाँ पे। चेंज करने से पहले सारे चेंजेस पहले आप प्रॉपर्ली अप्रूव करवाओ मैनेजर से, मैनेजमेंट से, वो उसको अप्रूव करेगा तभी आप चेंजेस क्या करो, इम्प्लीमेंट करो, अदरवाइज चेंजेस मत करो। कौन से जनरल कंट्रोल्स पढ़ लिए यहाँ तक देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जनरल कंट्रोल आपने पढ़ा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। वो पॉलिसी सारे एरिया को कवर करेगी और सब लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। उस पॉलिसी को सारे डिपार्टमेंट्स के लोग, सारे स्टेक होल्डर, सब लोग उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था बच्चे इसके अंदर? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस ऑथेंटिकेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस मतलब प्रॉपर पॉलिसी प्रोसीजर्स होने चाहिए एडमिनिस्टर करने के लिए। लेवल ऑफ एक्सेस डिफाइन होना चाहिए एंड कौन बंदा ऑथराइज है कौन नहीं है ये भी डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या? सेपरेशन ऑफ की आईटी फंक्शन। आईटी डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, सबकी अपनी ड्यूटीज बटी हुई होनी चाहिए ताकि कोई एसओटी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो सके। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट और सिस्टम एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। चाहे आप खुद बनाओ, एक्वायर करो, इम्प्लीमेंट करो, प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस इंप्लीमेंट करो ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो सके फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। हर तरीके के चेंजेस इंक्लूड करो, चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो, चाहे हार्डवेयर, चाहे वो प्रोसेस में चेंजेस हो। कोई भी चेंज करने से पहले वो प्रॉपर्ली अप्रूव्ड होना चाहिए मैनेजमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्या है? बैकअप रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। Heavy dependence on IT and criticality makes it imperative that resiliency of organization operations is ensured. Having appropriate BCP होना चाहिए, बैकअप रिकवरी ऑफसाइट डेटा सेंटर में। आजकल सब कुछ आईटी पे डिपेंड हो गया, बैंकिंग का सारा काम आईटी डिपेंड। ये बहुत जरूरी है कि उनके पास एक रेजिलेंसी होनी चाहिए। रेजिलेंसी मतलब एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि आपका बिजनेस हमेशा चलता रहे। के लिए आपके पास बैकअप प्लान्स होने चाहिए, रिकवरी प्लान्स होने चाहिए एंड ऑफ साइट डेटा सेंटर्स होने चाहिए। ऑफ साइट डेटा सेंटर का ऑफ साइट मतलब बाहर, मतलब मेरा डेटा इस बिल्डिंग के अंदर तो रखा है, प्लस इस बिल्डिंग के बाहर भी कहीं डेटा होना चाहिए। इस बिल्डिंग में आग, पानी, तूफान, अर्थक्वेक कुछ भी आ गया तो मेरे पास दूसरी जगह मेरा डेटा हमेशा सेफ रहेगा। तो सिर्फ एक जगह डेटा सेंटर नहीं होना चाहिए, उसके ऑफ साइट डेटा सेंटर्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं बच्चों? बिजनेस मोबाइल एप्स को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सब सॉफ्टवेयर को छोड़कर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज को छोड़कर आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर है वो कौन से हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूजर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस के लिए बनाए जाते हैं। This solution is developed and implemented, चाहे डेवलप करो, इम्प्लीमेंट करो, प्रॉपर्ली कंट्रोल होना चाहिए और स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अकॉर्डिंग को डेवलप करो। चाहे बनाओ चाहे इम्प्लीमेंट करो, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, उसी को फॉलो करते हुए आप हमेशा अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाएं। नेक्स्ट क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डेटा फाइल। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सिर्फ ऑथराइज बंदे को लिखा हो, अनऑथराइज को वो मत लिखाओ, मतलब उस डेटा को प्रोटेक्ट करो। इंटीग्रिटी मतलब अनऑथराइज बंदा उसमें चेंजेस ना कर सके, उसमें कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब उसके अंदर क्या मेंटेन होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी मतलब वो अवेलेबल है, जब आपको चाहिए तब वो इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जानी चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए।
तक अपन ने क्या क्या कंट्रोल्स पढ़ लिए बच्चों। सबसे पहला इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योर रखने के लिए पॉलिसी होनी चाहिए एंड मैनेजमेंट को अप्रूव करेगा, इट शुड बी एक्सेस बाय थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्या था, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन ध्यान रखने के लिए प्रॉपर पॉलिसी प्रोसीजर्स होंगे, लेवल ऑफ एक्सेस डिफाइंड होगा ताकि ऑथेंटिकेशन डिफाइंड हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, सेपरेशन ऑफ की आईटी फंक्शंस, अलग डिपार्टमेंट होगा, अलग अपने काम बटे हुए ताकि कोई ऐसा भी कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन, खुद खरीदो बनाओ इंप्लीमेंट करो, प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, चेंज मैनेजमेंट की स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। हर तरीके के चेंजेस इंप्लीमेंट करो, चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, चाहे प्रोसेस से रिलेटेड। एंड यहाँ पे आप चेंजेस करने से पहले प्री अप्रूवल लो मैनेजमेंट से। फिर बैकअप रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी, क्योंकि सब कुछ आईटी पे डिपेंड करता है, तो ये बहुत जरूरी है कि रेजिलियंसी होनी चाहिए ताकि बिजनेस चलता रहे, और उसका बैकअप रिकवरी एंड ऑफसाइट डेटा सेंटर्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या है, चाहे खुद बनाओ चाहे इंप्लीमेंट करो, वो प्रॉपर्ली कंट्रोल होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसको ध्यान में रखते हुए आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। नेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियल मतलब डेटा को प्रोटेक्ट करो, इंटीग्रिटी मतलब उसकी कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी मेंटेन करो, एंड अवेलेबिलिटी मतलब जब चाहिए तब आपको वो डेटा मिल जाए। नेक्स्ट क्या है बच्चों, इसमें इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल्स लगाने के बाद भी जो फेलियर अगर हो जाता है उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट्स कहते हैं। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स क्रिएट हो सकते हैं फेलियर ऑफ आईटी की वजह से, उनको अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करो, मैनेज करो, जो भी आपकी पॉलिसी प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्ड और मैनेज करो। नेक्स्ट क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ एप्लीकेशंस एंड सपोर्टिंग सर्वर्स। सर्वर्स और जो उनके ऊपर एप्लीकेशन चल रही है उनको प्रॉपर ध्यान रखो, नेटवर्क कनेक्शन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सबको ये देखो कि ये सब सही तरीके से कंटिन्यू काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड एरियाज ऑफ सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या था बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कि सर्वर ये देगा, प्रोवाइडर ये देगा और यूजर ये सब चीजें देगा। तो एसएलए जो वेंडर के साथ है उसको रेगुलरली रिव्यू करते रहो, ये इंश्योर करने के लिए कि वो वही सर्विसेज दे रहा है ना जो सब लिखी हुई है, वो सारे काम कर रहा है नहीं कर रहा। लास्ट है इसके अंदर यूजर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन पर्सनल। पर्सनल जो काम करता है स्टाफ, उसके पास कॉम्पिटेंसी स्किल सेट होना चाहिए उसको काम को करने के लिए, तो इसलिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सारे अपन ये क्या थे बच्चों, जनरल कंट्रोल से मेमोरी टेक्निक क्या थी उसके अकॉर्डिंग बोलने की कोशिश करते हैं। यूजर को वैल्यू देने और मॉनिटर करने के लिए एआई के पुराने मैनेजमेंट को चेंज करना एंड न्यू सेपरेट मैनेजमेंट को डेवलप एंड रिकवर करने की नीड है। तो सबसे पहले यूजर, यूजर से कौन सा पॉइंट बनेगा, यूजर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन पर्सनल। क्योंकि आईटी पे काम करने के लिए मुझे क्वालिफाइड पर्सनल चाहिए, उसके पास स्पेसिफाइड स्किल सेट होना चाहिए, इसीलिए उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहो। यूजर को वैल्यू, वैल्यू मतलब वैल्यू एडेड एरियाज ऑफ सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स। जो वेंडर के साथ एसएल है उसको कंटिन्यू रिव्यू करो कि वो सारे सर्विसेज दे रहा है कि दे रहा है जो सब दी है। वैल्यू देना और मॉनिटर, मॉनिटर में क्या है बच्चों, मॉनिटरिंग ऑफ एप्लीकेशन सपोर्टिंग सब। जो सर्वर्स चल रहे हैं, जो इनके ऊपर एप्लीकेशन चल रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम देखो कि सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा, कंटिन्यू बेसिस पे सब चल रहा है या नहीं चल रहा। मॉनिटर करने के लिए ए मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन, एडमिनिस्टर करने के लिए प्रॉपर पॉलिसी प्रोसीजर्स, लेवल ऑफ एक्सेस ताकि ऑथेंटिकेट कर सके यूजर को। ए आई, आई मतलब पॉलिसी, पॉलिसी should be approved by senior manager, should be accessed by all the levels of the organizations। एआई के पुराने मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या है बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन।
चाहे कुछ बनाओ, इम्प्लीमेंट करो, एक्वायर करो, वो प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड होना चाहिए। मैनेजमेंट को चेंज मैनेजमेंट, आप चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस इंप्लीमेंट करोगे ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो सके फ्रॉम ओल्ड टू न्यू सिस्टम। चेंजेस चाहे किसी में करो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसेस शुड बी प्री अप्रूव बाय द सीनियर मैनेजमेंट। चेंज चेंज करने और न्यू सेपरेशन ऑफ की आईटी फंक्शंस, अलग से आईटी डिपार्टमेंट होगा, सबके अपने अलग काम बटे हुए ताकि कोई एसओडी कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो सके। फिर क्या है बच्चों, डेवलप में क्या है, अपन ने कर लिया क्या, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन हो गया, चेंज मैनेजमेंट हो गया, प्रॉपर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनाया जाता है, चाहे खुद बना रहे हो चाहे बाहर से खरीद रहे हो, वो स्टैंडर्ड प्रोसेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए एंड शुड बी प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड। फिर क्या है, करना और रिकवर करने, कवर में क्या बच्चों, बैकअप रिकवरी एंड कंटिन्यूटी, क्योंकि सब कुछ आईटी पे डिपेंड करता है तो रेजिलेंसी है, मतलब बहुत जरूरी है कि हम बैकअप रखें। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए, ऑफसाइट डेटा सेंटर्स होने चाहिए। सी मतलब क्या है, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, डेटा प्रोटेक्ट रखो, एक्यूरेसी इंटीग्रिटी मेंटेन करो एंड अवेलेबिलिटी, जब यूजर को चाहिए तब वो डेटा मिल जाए। और एक और आई का मतलब क्या है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स हैंडलिंग, इंसिडेंट कोई भी अगर हो जाता है, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं आईटी फेलियर की वजह से, तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स हैंडलिंग प्रोसीजर होना चाहिए ताकि प्रॉपर्ली इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड और मैनेज कर सके। तो अब बोलो मेमोरी टेक्निक के साथ इसके सारे कंट्रोल्स, जनरल कंट्रोल्स, पहला क्या था, पहले मेमोरी टेक्निक को वैल्यू देने के फिल्टर करने के लिए एआई से पुराने मैनेज करना और मैनेजमेंट को है। वापस बोलो मेमोरी टेक्निक बोलो, यूजर को वैल्यू सेपरेट मैनेजमेंट, को डेवलप एंड रिकवर करने की नीड है। यूजर मतलब यूजर ट्रेनिंग, स्पेसिफाइड स्किल सेट चाहिए मुझे, तो इसलिए प्रॉपर्ली यूजर ट्रेन्ड होने चाहिए। यूजर को वैल्यू मतलब वैल्यू एडेड एरियाज, सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स, वैसे लिए आपका वेंडर के साथ आप ये रिव्यू करोगे कि वो सारी सर्विसेज दे रहा है या नहीं दे रहा। मॉनिटर मतलब सपोर्टिंग सर्वर्स की, जो सर्वर्स और जो उसके ऊपर एप्लीकेशन चल रही है वो वर्किंग कंटिन्यूअसली है या नहीं। मॉनिटर करने के लिए एआई, ए मतलब प्रॉपर पॉलिसी प्रोसीजर्स, लेवल ऑफ एक्सेस फॉर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। आई मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर क्या है बच्चों, प्रॉपर एक्सेस बाय एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एआई के पुराने मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन, नया सिस्टम खरीद रहे हो, पुराना एक्वायर कुछ भी कर रहे हो, प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड होना चाहिए। चेंज मैनेजमेंट की प्रोसेस होना चाहिए फॉर द स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ ओल्ड टू न्यू सिस्टम। चेंजेस किसी भी चीज में हो सकते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फिर प्री अप्रूव्ड होना चाहिए। न्यू सेपरेट मैनेजमेंट, सेपरेशन ऑफ की आईटी, सेपरेट डिपार्टमेंट होगा, सबके अपने काम बटे हुए ताकि कोई एसओडी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो सके। डेवलप मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करना, चाहे वो खुद बना रहे हो चाहे एक्वायर कर रहे हो, वो प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड होना चाहिए। रिकवर मतलब बैकअप रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी, क्योंकि सब कुछ आईटी पे डिपेंड करता है तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास पीसी प्लान, रिकवरी, बैकअप, ऑफसाइट डेटा सेंटर्स होने चाहिए। कवर करने की, सी मतलब
डेटा प्रोटेक्ट होना चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए, एंड जब टेक्निकल को जाना चाहिए। आई मतलब रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ आईटी इंसिडेंट्स आते हैं तो वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड और प्रॉपर्ली मैनेज्ड होने चाहिए। रीड करो एक बार, मैं पढ़ के रखो, आने के बाद अभी रिवाइज करेंगे, मेमोरी टेक्निक सारे पॉइंट्स याद है या नहीं। चलो पढ़ा, मेमोरी टेक्निक बोलो बच्चे। नेक्स्ट अपन कौन से कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन कंट्रोल्स, जो उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एप्लीकेशन कंट्रोल्स कहते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल जो इंप्लीमेंट किए जाते हैं उसी एप्लीकेशन पे, ताकि एरर्स आए तो उसको प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर सके। ये इनबिल्ट होते हैं, मतलब उसी सॉफ्टवेयर के अंदर लगे हुए रहते हैं उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्यों लगाते हैं? ये देखने के लिए कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो ऑथराइज, एक्यूरेट और कंप्लीट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इनमें से एक या दो एग्जाम्पल याद कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कि आप सिर्फ इसी चीज की एडिटिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते। इनिशियलाइजेशन अलग करेगा, ऑथराइजेशन बंदा अलग करेगा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली करोगे, ये सब टैली होने चाहिए, ये सब आप कंट्रोल लगा सकते हो एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन कंट्रोल्स में आप ये भी लगा सकते हो कि कोई एरर आ गया तो उसे तुरंत मैनेजर को बताना है। एक्सेप्शन आ गया तो तुरंत मैनेजर को पास रिपोर्ट चली जानी चाहिए। एप्लीकेशन कंट्रोल में आप ये भी कंट्रोल लगा सकते हो कि नेम में सिर्फ आपके अल्फाबेट्स आएंगे, एज में आपके सिर्फ नंबर्स आएंगे और एज शुड बी लेस देन 100 से ऊपर एज नहीं। एप्लीकेशन कंट्रोल ये भी हो सकते हैं कि अगर आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो तो आपकी एज अबव 18 होनी चाहिए। बिलो 18 वाले पर्सन को हम वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं मानेंगे। इस तरीके के जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, ये क्या कहा जाता है? उन्हें एप्लीकेशन कंट्रोल्स कहा जाता है। की इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिव आईटी कंट्रोल्स, कब कहोगे कि जो आईटी कंट्रोल्स लगे हुए वो अच्छे इफेक्टिव लगे हुए हैं? ऐसा कब कहोगे कि आईटी कंट्रोल्स इफेक्टिव लगे हुए? उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे पता चलेगा कि आईटी कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं या नहीं है। The ability to execute and plan a new work such as IT infrastructure upgrades required to support new products and services. अगर आप कुछ भी नया कर रहे हो तो मतलब वो नए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हो। द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट एंड प्लान न्यू वर्क सच एज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट न्यू प्रोडक्ट एंड नया प्रोडक्ट नया सर्विस है तो उसके लिए आपको आईटी को अपग्रेड करना पड़ेगा और आप वो कर पा रहे हो। आईटी अपडेट करके नए प्रोडक्ट नए सर्विस पे काम कर पा रहे हो, मतलब आपका अच्छे आईटी कंट्रोल्स लगे हुए हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट आर डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड विद इन बजट, आपने प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर किया, बजट में बनाया, कॉस्ट इफेक्टिव बनाया, बेटर प्रोडक्ट सर्विसेज अगर आप ऑफर कर रहे हो मतलब आपका आईटी कंट्रोल अच्छे लगे हुए हैं। अगर आप रिसोर्सेज को जहां आपने सोचा था वहीं पे एलोकेट कर पा रहे हो मतलब आपके आईटी कंट्रोल्स अच्छे लगे हुए हैं। अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है और रिलायबल, सही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जब चाहिए, चाहे कस्टमर को चाहे बिजनेस पार्टनर्स को, जिसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए जब चाहिए तब अवेलेबल है, मतलब कंट्रोल्स अच्छे लगे हुए हैं। क्लियर कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट ऑफ की इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल्स, क्लियरली सबको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो मतलब आईटी कंट्रोल सही लगे हुए हैं। एबिलिटी टू प्रोटेक्ट, अगर आप न्यू वल्नरेबिलिटीज न्यू थ्रेट से अपने आप को बचा पा रहे हो, क्विकली रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो, मतलब अच्छे कंट्रोल लगे हुए हैं। कस्टमर सपोर्ट सेंटर का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पा रहा है और लोगों को बहुत ज्यादा पता है कि हमें सिक्योरिटी पे ध्यान देना है, सिक्योरिटी कॉन्शियस कल्चर पे काम कर रहे हो, मतलब आपके आईटी कंट्रोल्स इफेक्टिव लगे हुए। कौन से इंडिकेटर्स हैं जिससे ये पता चलेगा कि इफेक्टिव आईटी कंट्रोल्स है या नहीं है? पहला, कि अगर आप नए प्रोजेक्ट नए सर्विस पे काम कर रहे हो तो आप आईटी को अपडेट करने की नीड है और वो कर पा रहे हो, मतलब सही कंट्रोल्स लगे हुए। अगर आप टाइम पे डिलीवर कर पा रहे हो, बजट में बनाकर सामान दे पा रहे हो, कॉम्पिटिटर से ज्यादा बेटर कर पा रहे हो तो अच्छे कंट्रोल्स है। अगर आप अपनी रिसोर्सेज को जहां सोचा था वहीं एलोकेट कर पा रहे हो तो सही कंट्रोल्स है। इन्फॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो सही कंट्रोल्स है। क्लियर कम्युनिकेशन, सबको क्लियरली समझाओ कि ये इफेक्टिव आईटी कंट्रोल्स हैं। अगर आप नई वल्नरेबिलिटीज नए थ्रेट से बचा पा रहे हो मतलब आपके आईटी कंट्रोल सही है। हेल्प डेस्क का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है मतलब सही आईटी कंट्रोल है। सिक्योरिटी कॉन्शियस कल्चर पे काम कर रहे हो कि सब लोगों को पता है कि हमें सिक्योर रखनी है, तो आपके कंट्रोल्स सही लगे। हेल्प डेस्क जो कस्टमर केयर, देन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल्स। क्या क्या पढ़ा बच्चों आईटी कंट्रोल के अंदर? आईटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या थे? एसेट सेफ गार्डिंग, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेज का मिनिमम, रिसोर्सेज से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और क्या था एक और ऑब्जेक्टिव? इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। तीन तरीके के कंट्रोल्स पढ़ लिए अपन ने, मैनुअल, ऑटोमेटेड एंड सेमी ऑटोमेटेड। मैनुअल का मतलब सारा काम हाथ से कर रहे हो, ऑटोमेटेड सारा काम मशीन कर रही है, और सेमी ऑटोमेटेड का मतलब आधा काम हाथ से आधा काम मशीन कर रही है। देन अपन ने पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी कंट्रोल। आईटी कंट्रोल मतलब आपका एम है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। राइट टाइप का कंट्रोल लगाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। कंट्रोल्स मतलब क्लियर पॉलिसी गुड प्रैक्टिसेस ताकि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। दो काम होता है आईटी कंट्रोल के, एक तो आपका अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करवाने में हेल्प करेगा और रिस्क कम करने में हेल्प करेगा।
आईटी कंट्रोल्स दो तरीके के होते हैं, जनरल एंड एप्लीकेशन। जनरल कंट्रोल्स की मेमोरी टेक्निक क्या थी? यूजर को वैल्यू एंड डेटा करने के लिए एआई के पुराने मैनेजमेंट को चेंज एंड सेपरेट मैनेजमेंट को डिलीवर एंड कवर करने की नीड है। फिर अपन ने पढ़े एप्लीकेशन कंट्रोल्स, जो इनबिल्ट होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लगे हुए हैं, ताकि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो ऑथराइज, कंप्लीट और एक्यूरेट होने चाहिए। कैसे पता चलेगा कि इफेक्टिव आईटी कंट्रोल है या नहीं है? अगर नई चीज के लिए अगर आईटी को इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर पा रहे हो तो सही कंट्रोल लगा हुआ है। टाइम पे डिलीवर कर पा रहे हो, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम कर पा रहे हो तो सही कंट्रोल लगा हुआ है। तो सोचा था वैसे ही रिसोर्सेज को एलोकेट कर पा रहे हो तो सही आईटी कंट्रोल है। इंफॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल है, रिलायबल अवेलेबल है। नई वल्नरेबिलिटीज थ्रेट से प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट सेंटर को यूज में ले पा रहे हैं, और सिक्योरिटी कॉन्शियस कल्चर पर अगर सब लोग काम कर रहे हैं मतलब आपके आईटी कंट्रोल सही काम कर रही है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। अपन इंटरनल कंट्रोल आप लोग ऑडिट में भी पढ़ते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स का टॉपिक ऑडिट में पढ़ा है, हाँ या ना? वही टॉपिक यहाँ पे आया, इंटरनल कंट्रोल। क्या होता है इंटरनल कंट्रोल, थोड़ा सा बताओ। ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके उसे क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल। सिस्टम पे नहीं लगा रही, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल। जैसे कि अगर अपन बात करें मूवी थिएटर्स, तो अपन ने टिकट ले ली, चाहे ऑनलाइन बुक कराओ चाहे ऑफलाइन बुक कराओ, जब अंदर आप एंटर करते हो तो वहां भी एक गार्ड खड़ा हुआ रहता है। वो दोबारा रीचेक करता है कि आपके पास टिकट है या नहीं है, फिर ही वो आपको अंदर घुसने देता है। दैट इज नोन एज इंटरनल कंट्रोल। सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर पे तो कंट्रोल लगा दी कि टिकट बुक होनी चाहिए, और सिक्योरिटी गार्ड देख रहा है कि आपके पास टिकट है या नहीं है, उसे क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। आप बड़े बड़े स्टोर से सामान खरीदते हो, वो तो जो बिलिंग होती है, वो बिल आपका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा जब आप निकल रहे होते वहां से, वो बिल सिक्योरिटी गार्ड एक बार चेक करता है कि उस बिल पे जो लिखा है वही सामान आपके बैग में है या नहीं है। इसे भी क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल कह देते हैं, ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके, से इंटरनल कंट्रोल कह देते हैं। एग्जाम्पल से इंटरनल कंट्रोल के बुक में लिख लो चाहे। एग्जाम्पल्स फर्स्ट लिखो, थिएटर मूवी टिकट चेकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, unless higher authority approves. Unless higher authority approves. Authority approves. Next internal control लिखो, hospital access card. Hospital access cards. Next internal control लिखो, shopping mall bill checking. Shopping mall bill checking. हॉस्पिटल के आजकल एंटर करने के लिए एक्सेस कार्ड्स होते हैं कि अगर आप नर्स हो तो आपके पास ये वाला एक्सेस कार्ड, आप इसी में एंटर कर सकते हो किसी में। अगर आप उसके कोई फ्रेंड ब्रेंड और रिलेटिव्स उससे मिलने आए हो तो आपके पास अलग तरीके का एक्सेस कार्ड होगा जो सिर्फ उसी टाइमिंग्स पे ऑन हो सकता है, जो टाइमिंग्स है उसके अलावा वो मतलब नहीं हो सकता। तो हॉस्पिटल्स में भी एक्सेस कार्ड्स होते हैं, शॉपिंग मॉल में बिल चेकिंग होती है, सारे क्या होते हैं? आपके इंटरनल कंट्रोल। क्यों लगाए जाते हैं बच्चों इंटरनल कंट्रोल? ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड ना हो सके। कि अपन क्या लगाते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स लगा देते हैं। ऐसे 315 डिफाइंस इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइन maintained by those charged with governance, management and other personnel। ये अश्योरेंस देने के लिए कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिलायबल रहेंगी, आप जो भी काम कर रहे हैं वो एफिशिएंटली इफेक्टिवली करेंगे, आपके असेट सेफगार्ड रहेंगे और आप अपने सारे रूल्स रेगुलेशंस को। तो इंटरनल कंट्रोल्स बेसिकली क्या होते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स क्यों डिजाइन किए गए हैं? ये एश्योरेंस देने के लिए कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे,
आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हमेशा रिलायबल रहेंगी, सही रिपोर्ट्स रहेंगी। आप जो भी काम कर रहे हैं वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली कर रहे हैं, आप सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं और आप अपनी एसेट्स को सेफ रख। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? कोई लाइन लिखी हुई है, इसकी मेमोरी टेक्निक लिख लो, कैफे कैफे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन, reliability of financial reporting, comply with rules and regulations and safeguarding of assets। आप अपनी assets को सेफ रख पा रहे हैं। safeguarding of assets of the entity, वही लाइन लिखी हुई है, डेफिनेशन में वही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। सी मतलब कंप्लायंस, ए का मतलब असेट सेफगार्डिंग, एफ का मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिलायबल रहेंगी और ई का मतलब क्या है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आप सारा काम कर पा रहे हैं। इसीलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स लगाए जाते हैं। ये 5 कंपोनेंट होते हैं, ऐसे 315 के अकॉर्डिंग इंटरनल कंट्रोल के ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। ये नाम वही है जो अपन ने ईआरएम के नाम पढ़े थे, वही है। और कंफ्यूज नहीं होना, ईआरएम के कंपोनेंट्स अलग थे और ये अपन इंटरनल कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, वो अलग हैं। आप दोनों इन दोनों में कंफ्यूज मत होगा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंट्रोल एनवायरनमेंट। एक लाइन लिखो, सबको प्रिपेयर करना पड़ेगा, सबको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। सबको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, कॉमा सीनियर मैनेजमेंट एस्टैब्लिश दी management establish the tone at the top। management establish the tone at the top। मतलब सीनियर मैनेजर खुद सबसे पहले जिम्मेदारी लेगा कि अपन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल्स लगाने चाहिए और सबको अवेयर करो कि रिस्क से बचने के लिए अपन को इंटरनल कंट्रोल्स लगाने चाहिए। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट इज सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, प्रोसेस, स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड बेसिस फॉर कैरिंग आउट इंटरनल कंट्रोल्स अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब आप स्टैंडर्ड सेट करो, प्रोसेस सेट करो, स्ट्रक्चर सेट करो कि कंट्रोल्स लगने वाले हैं। मतलब इसके अंदर क्या क्या है, इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप ध्यान रखोगे इनका। पैरामीटर्स इनेबलिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कैरी आउट इट्स गवर्नेंस रिस्पांसिबिलिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी जिम्मेदारियां हैं कि उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कंट्रोल लग रहे हैं नहीं लग रहे। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, किसकी क्या अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे हम लोगों को अट्रैक्ट करें, डेवलप करें, रिटेन करें, जो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स हैं उनको कैसे अट्रैक्ट, डेवलप और रिटेन किया जा सकता है। रिगर अराउंड परफॉर्मेंस मेजर्स, रिगर मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब चीजें, इंसेंटिव्स कैसे देने हैं लोगों को, रिवॉर्ड्स कैसे देने हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो। ये जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है इसका परवेसिव इम्पैक्ट है, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इसका इम्पैक्ट होना है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड करोगे, एथिकल वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप इंक्लूड करोगे यहाँ पे। पैरामीटर्स होने चाहिए जिसमें मेंशन होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ध्यान रखने। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, किसके क्या रोल्स, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे अपन कॉम्पिटेंट लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, रिटेन करेंगे, अपने पास डेवलप करेंगे। परफॉर्मेंस को और कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, कैसे इंसेंटिव्स दोगे, रिवॉर्ड्स दोगे। और ये जो एनवायरनमेंट है ये थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए रहेगा, सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट क्या है बच्चे इसका कंपोनेंट, दैट इज रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट मतलब रिस्क को सर्च करना। रिस्क मतलब कोई भी इवेंट जिसकी वजह से आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे हो उसे क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। रिस्क असेसमेंट में डायनेमिक एंड रिस्क असेसमेंट एक डायनेमिक और इटरेटिव प्रोसेस है। डायनेमिक मतलब चेंज होते रहते हैं रिस्क जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट पड़ेगा। इटरेटिव मतलब चलता रहेगा, साइक्लिकल प्रोसेस है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। एक बार रिस्क असेस किया तो काम खत्म नहीं हुआ, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको देखता रहना पड़ेगा क्या रिस्क आ रहे हैं, क्या रिस्क नहीं आ रहे।
फॉर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, असेस करना इज द इटरेटिव प्रोसेस। रिस्क अपन रिस्क टॉलरेंस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितना रिस्क रिस्क देखा ये आ रहा है, कितना रिस्क आप टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि जिनको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे उनके लिए क्या लगा देंगे, कंट्रोल्स लगा देंगे। रिस्क असेसमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग कैसे रिस्क को आपको मैनेज करना है। अगर कोई रिस्क आ गया तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपके बिजनेस के ऊपर आपका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। एक्सटर्नल मेमोरी विद इन मॉडल दैट में रेंडर इंटरनल कंट्रोल इनइफेक्टिव, कौन से रिस्क की वजह से जो मेरे इंटरनल कंट्रोल्स लगे हैं वो इनइफेक्टिव हो सकते। तो रिस्क असेसमेंट मतलब सबसे पहले देखो रिस्क क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे उसे रिस्क कहते हैं। रिस्क को आइडेंटिफाई करने से डायनेमिक एंड इटरेटिव प्रोसेस होता है। रिस्क आप क्यों देखते हो, क्या रिस्क आ रहा है, ताकि ये देख सके कितने रिस्क को अपन टॉलरेट कर सकते हैं, फिर ये पता लगाओ उनको कैसे मैनेज करना है। रिस्क आ गया तो उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर क्या पड़ेगा, किसकी वजह से मेरे जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो इनइफेक्टिव हो सकते। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, अरे पॉलिसी प्रोसीजर्स या एश्योरेंस देना कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे, कोई रिस्क आएगा उसको अपन कम कर देंगे। कंट्रोल्स हर लेवल पे लगाए जाते हैं, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे बिजनेस लेवल हो, चाहे टेक्नोलॉजी लेवल पे हो। वो प्रिवेंटिव डिटेक्टिव नेचर के हो सकते हैं। प्रिवेंटिव मतलब आने ही नहीं दे, एंटीवायरस वायरस आने ही नहीं देता। डिटेक्टिव मतलब आ गया तो उसको डिटेक्ट करके बता देगा कि ये वायरस आ चुका है। सीसीटीवी कैमरा बच्चों प्रिवेंटिव है या डिटेक्टिव, डिटेक्टिव। वो चोर को घुसने से मना नहीं करेगा, पर ये बता देगा ये चोर घुसा था। डॉग्स जो होते हैं वो प्रिवेंटिव होते हैं, डिटेक्टिव। वो दोनों काम करते हैं, वो चोर को घुसने भी नहीं देते तो वो स्मेल करके भी बता देते हैं यहाँ से ये चोर आया था। वो दोनों काम करते हैं, प्रिवेंटिव का काम भी करते हैं, डिटेक्टिव का काम भी करते हैं। तो कंट्रोल्स प्रिवेंटिव भी हो सकते हैं, डिटेक्टिव भी हो सकते हैं, मैनुअल भी हो सकते हैं, ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं। मैनुअल मतलब सारा काम हाथ से करो, ऑटोमेटेड मतलब क्या काम, लाइक ऑथराइजेशन का, अप्रूवल का, वेरिफिकेशन का, रिकंसाइलेशन का, ये सारा काम। Internal auditors are also concerned with administrative controls to achieve efficiency, effectiveness, operation. कंट्रोल्स बनाए जाते हैं ताकि रिस्क को मिटिगेट कर सके, रिड्यूस कर सके, हर एक प्रोसेस के जो कम कर सके, इसीलिए आप कंट्रोल्स लगाते हो। तो कंट्रोल एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा बच्चों, कंट्रोल्स मतलब जो भी पॉलिसी प्रोसीजर्स आप लगाते हो ताकि रिस्क को कम कर सको और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। कंट्रोल्स हर लेवल पे लगाओगे, बिजनेस के हर टेक्नोलॉजी पे लगाओगे। कंट्रोल प्रिवेंटिव भी हो सकता है, डिटेक्टिव भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं। कंट्रोल्स क्यों लगाए जाते हैं, ताकि आप अपना ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर पा रहे हो, रिस्क आ गया तो उसे कम कर पा रहे हैं। अभी तक अपन ने 3 कंपोनेंट्स पढ़ लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के। पहला क्या था, कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एथिकल वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पैरामीटर्स जो बताएंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ये जिम्मेदारियां, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कैसे हम कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करेंगे और रिटेन करके रखेंगे, रिवॉर्ड्स देंगे उनको, परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे उनकी, और कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंसेंटिव्स वगैरह क्या देंगे। एनवायरमेंट हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था, रिस्क असेसमेंट। रिस्क का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा इवेंट की वजह से आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे, उसे अपन क्या कह देते हैं, रिस्क कह देते हैं। रिस्क जो है वो डायनेमिक और इटरेटिव प्रोसेस है, तो वो अभी चलता रहता है रिस्क आपका। रिस्क हम क्यों असेस करते हैं, ताकि ये देख सके कितने रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं और बाकी को कैसे मैनेज करना है। अगर कोई रिस्क आ गया तो उसका अपने ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, किसकी वजह से हमारे कंट्रोल इनइफेक्टिव हो रहे हैं, ये सब अपन रिस्क असेसमेंट में देखते हैं। फिर कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉलिसी प्रोसीजर्स एश्योरेंस देने के लिए कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे और रिस्क आ गया तो उसे कम कर देंगे। कंट्रोल्स आपके
हर लेवल पे मैनुअल, ऑटोमेटेड, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव हो सकते हैं। कंट्रोल्स क्यों लगाए जाते हैं? ये एश्योरेंस देने के लिए कि एफिशिएंटली, इफेक्टिवली ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे एंड रिस्क को कम कर लेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अब कंट्रोल लगा दिए तो सबको बताना भी पड़ेगा कि ये कंट्रोल लगा दिए हैं। तो मैनेजमेंट ऑब्टेन्स और जनरेट्स एंड यूजेस रेलेवेंट क्वालिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस, सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। या तो खुद ऑब्टेन करेगा या जनरेट करेगा, ये यूज कर सकता है, जो भी जहां से भी उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको वो यूज में ले सकता है। कम्युनिकेट करना कंटिन्यूअल प्रोसेस है, इटरेटिव मतलब बार बार साइक्लिकल मैनर में उनको प्रोवाइड करवाते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो कंटिन्यू बेसिस पर उनको बताते रहते हैं लोग को। इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब कैसे आप थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन बात पहुंचाओगे, अप डाउन, बॉटम अप, अक्रॉस द एंटिटी। लोगों को क्लियर मैसेज मिलना चाहिए सीनियर मैनेजर से, उनको पता होना चाहिए कि ये सारे कंट्रोल्स लग चुके हैं और इस पे अपन को बहुत सीरियसली काम करना है। तो इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन चाहे वो खुद ऑब्टेन करे, चाहे कहीं और से मिले, चाहे वो यूज ले, हर तरीके की इंफॉर्मेशन वो लोग यूज में ले सकते हैं इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स। कम्युनिकेशन एक इटरेटिव प्रोसेस है, सबको लगातार समझाना पड़ेगा, बॉटम अप, टॉप डाउन, अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। ये कंट्रोल्स लग चुकी हैं और सबको अपनी जिम्मेदारियों को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप डाउन, बॉटम अप और अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी दो तरीके से हो सकता है, अंदर से बाहर जाना और बाहर से अंदर आना। इनबाउंड कम्युनिकेशन मतलब आना, बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर आ रही है। आउटबाउंड मतलब हमारी इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरीके के आपके कम्युनिकेशन हो सकते हैं। लास्ट जो इसका कंपोनेंट है दैट इज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या होगा बच्चों? मॉनिटर करोगे कि जो भी कंट्रोल लगाए हैं वो सही काम कर भी रहे हैं, सफिशिएंट है या नहीं है, कोई गलती है क्या, कोई कमी है क्या, ये सब देख। Ongoing evaluation built in business process at different levels of entity provide timely. Ongoing evaluation built in business process. प्रोसेस के हर लेवल पे ऑनगोइंग कंटिन्यू चलता रहेगा कि क्या कंट्रोल सही चल रहा है, क्या खराब चल रहा है। सेपरेट इवैल्यूएशन भी आप कर सकते हो, will vary in scope and frequency depending on assessment of risk, effectiveness of ongoing evaluation and other management। तो ऑनगोइंग काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है, सेपरेटली भी मैं इवैल्यूएट कर सकती हूँ कि कंट्रोल सही काम करे नहीं करे। स्कोप अलग हो सकता है, मतलब मैं थोड़ा सा इवैल्यूएट कर रही हूँ या बहुत सारा। फ्रीक्वेंसी में 1 महीने में इवैल्यूएट कर रही हूँ सेपरेट, या 1 दिन में, या 6 महीने में, या साल भर में। डिपेंड्स ऑन रिस्क असेसमेंट कि रिस्क अगर बहुत ज्यादा है तो सेपरेट इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनगोइंग इवैल्यूएशन, जो ऑनगोइंग चल रहा है अगर वो इतना इफेक्टिव नहीं है तो आपको सेपरेट इवैल्यूएशन करना पड़ते रहेगा बार बार। फिर जो भी फाइंडिंग्स आ रही हैं वो डेफिशिएंसीज आप मैनेजमेंट को बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डेफिशिएंसीज बताओ। ऑनगोइंग इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं जो अपने आप चलता रह रहा है, चलता रह रहा है। सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट कितना करेंगे डिपेंड्स ऑन कि ऑनगोइंग कितना इफेक्टिव है और रिस्क कितना ज्यादा है। अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा सेपरेट इवैल्यूएशन के साथ जो भी डेविएशंस आ रहे हैं उन सारे डेविएशंस को किसको बता दोगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दोगे, मैनेजमेंट को। ये 5 इसके कंपोनेंट्स हैं। तो सिस्टम कर रहा है तो कंप्यूटर सिस्टम के जो भी ऑनगोइंग इवैल्यूएशन हो रहे हैं या जो डिपार्टमेंट ऑनगोइंग इवैल्यूएशन या कर रहा है सेपरेट इवैल्यूएशन, वो सीनियर मैनेजर को बता देगा कि ये सारे डेविएशंस आ रहे हैं कंट्रोल। जैसे आपने इंटरनल कंट्रोल लगाया कि मूवी टिकट्स ही चेक होंगी, सिक्योरिटी गार्ड चेक करेगा। अब एक और वहां पे मैंने रिसेप्शनिस्ट बिठा रखी है, वो देख रही है कि सिक्योरिटी गार्ड तो चेक ही नहीं कर रहा, आधों की चेक करता, आधों की चेक ही नहीं करता। तो तुरंत सीनियर मैनेजर को बताया जाएगा कि ये वाला सिक्योरिटी गार्ड अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, ये वाला इंटरनल कंट्रोल अपना काम ढंग से नहीं कर रहा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये पांचों कंपोनेंट्स इंटरनल कंट्रोल के पढ़े बच्चों, एक बार वापस रिवाइज करते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स पढ़े। पहला क्या था? इट इंक्लूड्स
एथिकल वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पैरामीटर्स तो बताएंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है। देन पैरामीटर, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स उनको प्रूव करना, इंटीग्रेट करना। नेक्स्ट क्या था, मतलब वजह से ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहा है। प्रोसेस है, उस प्रोसेस क्यों करना चाहिए, ताकि पता चले कितना टॉलरेट कर सकता है और किसको मैनेज करना है, किसकी वजह से मेरे कंट्रोल्स इनइफेक्टिव होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या था, कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल मतलब फीचर्स ये एश्योरेंस देंगे कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे और रिस्क को कम कर देंगे। कंट्रोल जो है वो हर लेवल पे लगाओगे, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, मैनुअल, ऑटोमेटेड हो सकता है। कंट्रोल ये अश्योर करते हैं कि आप अपना ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर पा रहे हैं और रिस्क को कम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। चाहे आप खुद ऑब्टेन करो, चाहे इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लाओ, मैनेजमेंट हर तरह की इंफॉर्मेशन को यूज में ले सकता है। कम्युनिकेशन दो तरीके का हो सकता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल टॉप डाउन, बॉटम अप एंड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। बॉटम अप क्या है, आउटबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड मतलब बाहर की अंदर आना, आउटबाउंड मतलब अंदर की बाहर जाना। देन मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स में ऑनगोइंग इवैल्यूएशन हो सकता है और सेपरेट इवैल्यूएशन हो। सेपरेट कितनी बार करोगे डिपेंड्स ऑन रिस्क असेसमेंट एंड कितना इफेक्टिव है ऑनगोइंग इवैल्यूएशन। और कोई भी डेविएशंस या फाइंडिंग्स आ रही है वो तुरंत आप सीनियर मैनेजर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। जो नाम है ना, जितने भी कंपोनेंट्स के वही हैं जो ईआरएम के नाम पड़े थे, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। ईआरएम अलग टॉपिक था, इंटरनल कंट्रोल्स अलग टॉपिक है। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया इसके अंदर, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। और पढ़ेंगे अपन ताकि इंटरनल कंट्रोल्स अपना कंप्लीट हो जाए। लिमिटेशंस क्या है इंटरनल कंट्रोल्स के, इंटरनल कंट्रोल्स कितने भी अच्छे कंट्रोल लगा दो बच्चों, पर आप कभी भी, आप सिर्फ एक रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हो, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब मैं दे सकती हूँ कि हाँ ठीक है कोई चोरी नहीं होगी, बट मैं 100% गारंटी से नहीं कह सकते कि कोई चोरी नहीं होगी, कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं, management consideration that cost of internal control does not exceed the expected benefit. Lot of cost involved, ब्रैकेट में लिख लो इसके अंदर, इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के लिए बहुत सारा खर्चा जो है वो बेयर करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो खर्चा अगर बेनिफिट से ज्यादा है तो इंटरनल कंट्रोल्स इनइफेक्टिव हो, लिमिटेशन। The fact that most internal controls do not tend to be directed at transactions of the unusual nature, ब्रैकेट में लिखो, earthquake, tsunami, terrorist attack, earthquake, tsunami, terrorist attack। फिर क्या होता है, कितने ही आप सोचकर कंट्रोल लगा दो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनयूजुअल होती हैं, जो हम नहीं सोच पाते, ऐसा भी हो सकता है क्या, फिर वो रिस्क आएगा तो उसके लिए हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इंटरनल कंट्रोल्स है वो अनयूजुअल नेचर में काम नहीं कर पाते। The potential human error, carelessness, distraction, mistakes of judgment, misunderstanding of instruction, सब चीजों पे आप इंटरनल कंट्रोल नहीं लगा सकते। अब मैं बोल कुछ रही हूँ, आप समझ कुछ रहे हो, उस पर मैं कोई कंट्रोल नहीं लगा सकती। मिस्टेक्स ऑफ जजमेंट, मैं सारा काम सही कर रही हूँ पर आप मुझे गलत तरीके से जज कर रहे हो, उस पर कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाया जा सकता। जो अनयूजुअल चीजें होती हैं, अनयूजुअल नेचर होता है, उनके लिए कभी भी इंटरनल कंट्रोल्स नहीं लगाए जा सकते। नेक्स्ट इसका जो लिमिटेशन है, the possibility of circumvention of internal control through collusion with the employees or with parties outside the entity। collusion with employees, मिली भगत, आपने लोगों के साथ, आपने उस सिक्योरिटी गार्ड को ही पैसे खिला दिए और बिना टिकट चेक किए वो आपको अंदर जाने दे रहा है, ये एक लिमिटेशन हो सकती है। कि कई बार क्या होता है इंटरनल कंट्रोल्स में, कल्यूशन एम्प्लॉयज के साथ कर ले तो या दूसरी पार्टीज के साथ आप कल्यूशन कर ले तो उसकी वजह से वो इंटरनल कंट्रोल्स इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते।
समझ में आ रहा है बच्चों? कल्यूजन का मतलब मिली भगत। द पॉसिबिलिटी दैट अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग एन इंटरनल कंट्रोल कुड अब्यूज दैट। जो बंदा जिम्मेदार है कोई अब्यूज करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जो बंदा जिम्मेदार है उस काम को करने के लिए, जैसे कि एटीएम में जो पैसा डाला जाता है उसके लिए पुलिस वाला जिम्मेदार है कि एटीएम में सही पैसा डलना चाहिए। अगर पुलिस वाले की नीयत खराब है, वही पैसा खाया हुआ है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तब इंटरनल कंट्रोल सही काम नहीं कर सकते। तो जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है अगर वही अपने काम पे नहीं काम कर पा रहा है तो इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से काम नहीं। इसके लिए एक लाइन लिख लो, पुलिस वाला ही खराब है, एटीएम पुलिस वाला ही खराब है, ऐसा एटीएम पुलिस वाला ही खराब है। Next, manipulation by management with respect to transactions or estimates and judgments required in the preparation of financial statements. कई बार क्या होता है सीनियर मैनेजर ही खराब है, गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए, गलत तरीके से चीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो कितने भी इंटरनल कंट्रोल्स लगा दो वो सही तरीके से काम नहीं कर सकते। तो मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट, जो भी ट्रांजेक्शन मैनिपुलेशन से अगर वो ही गलत है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत है, तो पूरा का पूरा इंटरनल कंट्रोल्स आपके सही काम नहीं करेंगे, वही हो सकता। तो क्या क्या लिमिटेशंस पड़े अपने इंटरनल कंट्रोल के? पहला लिमिटेशन क्या पड़ा बच्चों? पैसा बहुत ज्यादा है, अगर बेनिफिट से ज्यादा पैसा है तो वो इफेक्टिव है। हाँ जी, किसी ने काम नहीं करेगा, इंसान ने गलती कर दी, केयरलेसनेस हो गई इसकी, जजमेंट उसका उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, देन कन्फ्यूजन विद एम्प्लॉइज, उसकी वजह से इंटरनल कंट्रोल सही काम नहीं करेंगे। जो बंदा रिस्पॉन्सिबल था वही अपनी ड्यूटीज पे काम नहीं कर रहा और आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट सही मैनिपुलेट नहीं की तो इंटरनल कंट्रोल काफी इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते। तो अपन ने पढ़ लिया क्या होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स, देन उसके कंपोनेंट्स, देन उसके लिमिटेशन। कल की क्लास में मैं पक्का आपसे ईआरएम एंड इंटरनल कंट्रोल्स ये दो टॉपिक सुनूंगी, तो दो टॉपिक आप लोग अच्छे से कर सकते हैं।